तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो इसको ज़रा डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। तो कंबशन क्या होता है वो देख लो। कंबशन क्या होता है? तो कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस तो तुम लोग पढ़े होगे। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग। तो ये जो कंबशन है ना, वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही है। अगर एक बार हम लोग कागज़ को बर्न कर देते हैं या लकड़ी को बर्न कर देते हैं, वापस उससे ना कागज़ बना सकते हैं ना लकड़ी बना सकते हैं। ये है तो एक केमिकल प्रोसेस। तो एक्चुअली कम्बिनेशन क्या होता है? इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस, it is a chemical process in which कंबशन जब होता है तो क्या होता है? हीट एंड लाइट निकलता है। इन विच हीट एंड लाइट इमिट्स, हीट और लाइट निकलेगा। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें हीट और लाइट निकले। और ये कब निकलता है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, यानी एयर के प्रेजेंस में हीट और लाइट इमिट करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन। ठीक है, और जो सब्सटेंस कंबशन करता है उसको हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं या फिर फ्यूल कहते हैं। आखिर किसी चीज़ को जलाएंगे ना, जिस चीज़ को जलाते हैं वो क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो लिख सकते हैं हम लोग सब्सटेंस which is burned is called combustible मटेरियल या सब्सटेंस, तुम कुछ भी लिख सकते हो, मटेरियल। ठीक है, अब ये कंबस्टिबल और फ्यूल्स, इसको कंबस्टिबल मटेरियल भी कह सकते हैं और इसको फ्यूल भी कह सकते हैं। फ्यूल क्या होता है? जो हम लोग बर्न करके जिसको कंबशन करा के हीट निकाल सके, लाइट निकाल सके, ताकि हमारा जो नीड है वो पूरा हो सकता है कि नहीं? अगर कोयला को हीट करेंगे, कंबशन करेंगे तो उससे हीट निकलेगा। हीट निकलेगा तो उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स में भी करते हैं। इवन सिंपल तुम देखोगे तो आयरन करने वाले लोग भी उस कोयले का यूज़ करते हैं, है ना? जो या फिर कुकिंग फ्यूल के तौर पे यूज होता है कोयला, लकड़ी, ये सब सारा फ्यूल है। तो जो आसानी से इजीली बर्न हो जाए, विच बर्न इजीली, लिख लो, इजीली इज कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल। अब ये जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो तीन तरह के तीनों स्टेट में हो सकते हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो कंबस्टिबल मटेरियल और फ्यूल कैन बी इन ऑल थ्री स्टेट। जो तीन स्टेट है हमारे, हो सकता है वो सॉलिड में हो। एग्जाम्पल बता सकते हो? डैट मीन्स कोल हो गया, ठीक है, सिंपल सॉलिड सब्सटेंस है। वुड हो गया, ये सब सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड फ्यूल, जो लिक्विड स्टेट में हो, डैट मीन्स पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब सारे लिक्विड स्टेट में फ्यूल हो गया। और थर्ड होता है गैसियस स्टेट के फ्यूल्स। तो गैसियस स्टेट में कौन कौन से फ्यूल होगा? तो हम लोग एलपीजी जो यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ये सब
गैसेस स्टेट में फ्यूल हो गए। ठीक है, कंबशन तभी हो सकता है जब उसका सपोर्टर हो। ठीक है, अब ये सपोर्टर मतलब उस कंबशन होने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है उसके बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। वो क्या क्या है? तो सबसे पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा तो बर्न कैसे होगा? जैसे अगर मान लो ईंट को जला रहे हैं हम लोग, जलेगा, पत्थर को जलाए जलेगा, क्यों? क्योंकि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस की तो ज़रूरत होगा ही होगा। कंबस्टिबल सब्सटेंस हो या जिसे फ्यूल कहते हैं, फ्यूल होना ज़रूरी है। दूसरा क्या ज़रूरी है? तो एयर का होना ज़रूरी है। विदाउट एयर कंबशन नहीं हो सकता है। एयर जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन होना चाहिए। एयर में चूँकि ऑक्सीजन होता है, मेन ज़रूरत हमको ऑक्सीजन का है। ठीक है, और तीसरा है कि हमें इस सब्सटेंस को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को एक मिनिमम टेम्परेचर तक हीट करना होता है, जिसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो उस इग्निशन टेम्परेचर की भी ज़रूरत होगी। अगर मान लो अगर हम कोई तिल्ली लगा के जला के अगर हम लकड़ी में से सटाए और हटा दे तो ये बर्न होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर उसको देर तक रखेंगे तो लकड़ी जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि वो आस्ते आस्ते हीट होते 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 उसका टेम्परेचर इतना ऊपर चला जाएगा कि वो अब बर्न कर लेगा। तो जिस टेम्परेचर पे उस लकड़ी में आग लग गया, वो बर्न हो गया, उस टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो वो इग्निशन टेम्परेचर की भी ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो ऑब्जेक्ट में कंबशन नहीं हो पाएगा, उसमें बर्न आग नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर इसकी ज़रूरत होती है। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है उसका डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। मिनिमम टेम्परेचर at which object can catch fire। वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आग पकड़ ले, उस टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर पेट्रोल है वो तुरंत ही आग पकड़ लेगा। अगर हम उसको थोड़ा सा भी अगर आग दे दें, एकदम सेकेंड भर में आग पकड़ लेगा। तो उसका क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसा है जिसको जलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है। ठीक है, उसको हम लोग उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गुड फ्यूल जो होते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना तो बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर बहुत कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, कहीं से भी हल्का सा अगर आग या आ गया उसका तो अंश आ गया तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा, तो समस्या है, घर में भी आग लग सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो आग पकड़ेगा, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक आइडियल फ्यूल की क्या क्वालिटी होती है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लो। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में जान लेते हैं। कुल मिला के 4 टाइप्स होते हैं मेन। एक है स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोसिव कंबशन। अब ये होता क्या है वो देखें। तो स्लो कंबशन नाम से ही पता है, ये बिल्कुल स्लो रेट से काम करता है। स्लो रेट से होता है और मॉडरेट रेट से भी होता है। इसको भी हम लोग स्लो कंबशन के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो स्लो कंबशन के अंदर कौन कौन सा आएगा? तो जिसका रेट स्लो हो और जिसका बर्निंग का रेट मॉडरेट हो, दोनों स्लो कंबशन के अंदर आते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल्स में काऊ डंग केक और वुड, ये धीरे धीरे जलता है, बहुत फास्ट तो नहीं जलता है ना। फिर रैपिड कंबशन में क्या होता है? ऐसे कंबशन जो बहुत ही फास्ट हो, ठीक है, फास्ट रेट से होता है, उसको हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे पेट्रोल और एलपीजी में अगर हम लोग आग लगाना हो हमें, तो ये बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, जैसे हम लोग गैस ऑन करते हैं देखो तुरंत आग पकड़ लेता है कि नहीं। या फिर पेट्रोल भी बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, लाइटर में होता है ना। फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन किसे कहते हैं?
तो ये इससे भी तेज़ी से आग पकड़ता है। एक बहुत ही इवन अपने रूम टेम्परेचर पे ही, इसके लिए हीट देने की भी ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रखने पे ही वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे सोडियम है, अगर सोडियम को हम लोग रूम टेम्परेचर पे रख दें तो वो जलने लगेगा अपने आप। ठीक है, फास्फोरस है, तो ऐसे मटेरियल जो रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। सोडियम पोटेशियम सबको तो पानी में भी रख दोगे तो उसमें भी आग पकड़ लेगा, वो पानी में भी जलता हुआ दिखेगा, इसलिए उनको केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल जो है ना, उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम को डाल के रखा जाता है, उसको पानी के अंदर रखेंगे तो आग पकड़ लेगा। तो ये हैं दोनों स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल। और एक्सप्लोजिव कंबशन में क्या होता है, तो ये बहुत ही कम, वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में ही पूरा का पूरा सब्सटेंस जल जाता है। और इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है काफ़ी ज़्यादा। हीट और लाइट तो सब में प्रोड्यूस होता है जितने भी कंबशन है, लेकिन इसमें साउंड जो है बहुत ज़्यादा, ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। अगर यहाँ पे इस हॉल में गिरा दिया जाए तो ये पूरा हॉल उड़ जाएगा, है ना। तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वो साउंड के साथ हीट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। बाकी ये सब हीट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, हीट भी करेगा लाइट भी करेगा, बट ये है साउंड भी बहुत ज़्यादा करेगा, एक्सप्लोजिव कंबशन। तो यही टोटल 4 तरह के कंबशन है। हम लोग देखते हैं कि फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे, फायर कैसे लगता है, कंबशन कैसे होता है, वो तो हम लोग समझ गए। क्या था कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए कंबशन के लिए, फिर एयर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, और साथ में इग्निशन टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ होगा तो कोई भी सब्सटेंस कंबशन कर सकता है। अब मान लो कोई सब्सटेंस कंबशन करने लगा अपने आप, हम नहीं चाहते कि कंबशन हो लेकिन हो रहा है, डैट मीन्स अगर मान लो घर में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से हो गया, किसी वजह से हो गया, हम तो नहीं चाहते कि सब सामान जले, बेड और जो भी सोफ़ा है सब जल जाए, नहीं चाहते। या कोचिंग में लग जाए तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि बेंच जल जाए, लेकिन वो कंबशन तो अपने आप हो रहा है। तो अब तो यहाँ पे हमको रोकना होगा। जो हम अपनी मर्ज़ी से कराते हैं वो तो ठीक है, हमको खाना बनाने के लिए कंबशन करना है, फिर हमको गाड़ी चलाने के लिए कंबशन करना है, वहाँ हम कंबशन खुद से करते हैं, कंट्रोल वे में करते हैं, वहाँ ठीक है। लेकिन जहाँ खुद से हो रहा है, हम नहीं चाहते कि हो, उसको तो हमको रोकना होगा ना। तो उस फायर कंट्रोल, उसी को फायर कंट्रोल कहते हैं, वो आखिर करेंगे कैसे, कैसे हम किसी आग को बुझा सकते हैं जो हार्मफुल है, जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से लग गया, हम नहीं चाहते कि वो लगे। तो उसके लिए देखो, ये जो 3 चीज़ की ज़रूरत है, इन 3 चीज़ों में से अगर किसी भी एक चीज़ को हटा दो, अपने आप आग बुझ जाएगा। किसी भी आग को बुझाने के लिए इन 3 चीज़, आग जलने के लिए 3 चीज़ चाहिए, तो आग बुझाने के लिए इसमें से एक भी चीज़ अगर एब्सेंट हो गया तो आग अपने आप बुझ जाएगा। जैसे मान लो पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब मान लो सुपोज दैट जंगल में कहीं आग लगा है, ठीक है, तो जंगल में जब आग लगता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे जितना इलाका में आग लगा है ना, उससे कुछ दूरी पर जो अगल बगल के पेड़ है उसको काट के हटा दिया जाता है। इसलिए क्योंकि जब वो जलता जलता फैल के आगे बढ़ेगा तो आगे फिर उसको पेड़ नहीं मिलेगा जिसके वो जलाता हुआ और आगे बढ़ता चला जाए, यानी वहाँ से कंबस्टिबल मटेरियल को हटा दिया जाता है। या घर में भी लगता है तो जितना खींच सकते हैं सामान, लकड़ी का या हो या जो भी जिससे आग पकड़ सके, उस सबको खींच के अलग हटा दिया जाता है, ताकि ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो प्रेजेंस ना रहे कि आग और फैले और दूर तक फैले। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आग बुझ जाएगा हमारा। अगर हम जो भी जलने वाली चीज़ें अगर वहाँ से हटा दें, हटा सकें, तो क्या होगा, आग अपने आप बुझ जाएगा। जितना में आग पकड़ा है बस उतना ही दूर जलेगा, उसके बाद उसको आगे जलने के लिए कोई सब्सटेंस मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इस कंबस्टिबल सब्सटेंस को अगर हम हटा दें तो फायर पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये एयर सप्लाई रोक दे उसको। आग को जलने के लिए एयर की ज़रूरत है, उसके बिना तो कंबशन होगा नहीं। कंबशन भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होता है। तो अब ऑक्सीजन को कैसे रोकेंगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुने होगे तुम लोग, अग्निशमक यंत्र जो होता है, इतना बड़ा बड़ा लोहा वो होता है रेड कलर का, उसको अगर हम दबाएंगे, यह तुम देखोगे सिनेमा हॉल में भी या बहुत सारे स्कूल में भी वो चीज़ लगा हुआ होता है, हॉस्पिटल में भी लगा होता है कि सडनली अगर आग लगे तो उसको बुझाया जा सके। उस जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें CO2 निकलता है उससे, ठीक है। और वो CO2 क्या करेगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे आग लगा हुआ है, कहीं ऐसे आग है लगा हुआ है, अब वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ से घेर लेगा CO2, ठीक है। अब CO2 जब घेर लेगा तो क्या होगा, इधर पूरा CO2 घेर लिया, सब CO2 है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन जाने का रास्ता ही नहीं है, O2 यहाँ जा ही नहीं सकता है, चारों तरफ से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको घेर लिया, तो अब इसके अंदर जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो अपने आप ही बुझ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम ऑक्सीजन का भी सप्लाई अगर कट कर दें तो आपको बुझा सकते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है यही काम करता है। CO2 चारों तरफ से घेर लेगा, ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देगा, और जिसकी वजह से क्यों नहीं अंदर जाने देगा, क्योंकि CO2 भारी होता है, भारी होगा ना तो उसको चारों तरफ से घेरे रहेगा नीचे नीचे, ऑक्सीजन उसके ऊपर रहेगा। कोई भी चीज़ भारी चीज़ नीचे रहता है, हल्का चीज़ ऊपर रहता है, तो अंदर घुसने नहीं देगा, घुसने नहीं देगा तो आग अपने आप बुझ जाएगा। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर को ही बढ़ा दें तो भी आग बुझ जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी लकड़ी में आग लगा हुआ है, उस पर पानी अगर डाल दें, पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाता है? तो उस लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो अपने आप बुझ जाएगा। वहाँ तक अब हीट उसको देना पड़ेगा ना, जब उतना हीट मिलेगा नहीं अपने आप बुझ जाएगा। तो पानी डाल के जब हम बुझाते हैं, हर चीज़ को पानी डाल के नहीं बुझा सकते, अभी ध्यान रखना। बिजली से लगा हुआ आग को पानी नहीं डालते, सिलेंडर में लगा हुआ आग को पानी नहीं डालते, नहीं तो और क्या होगा, वो और विस्फोट हो सकता है, करंट भी मार सकता है ना। क्यों मार सकता है? कि वो हीट इतना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू का होता है कि जो वाटर का कंस्टिट्यूशन होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अभी H2O क्या होगा ना, दो टुकड़े में बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन जो है और हेल्प कर देगा जलने में। इसी से तुमको बचाना था, पानी डाले उससे और ऑक्सीजन निकल गया तो वो और ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो बिजली से लगे, याद रखना, बिजली से लगे आग पे हम लोग पानी नहीं डालेंगे। तो इग्निशन टेम्परेचर समझ गया, इग्निशन टेम्परेचर को कैसे बढ़ा सकते हैं। पानी डाल के हम इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, सब्सटेंस में जो आग लगा है वो बुझ जाता है। तो फायर कंट्रोल करने के लिए इन्हीं तीनों में से एक कोई ना कोई हटा देना है। तीनों चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है, एक कोई ना कोई हटा दो, अपने आप बुझ जाएगा। अगर दो हटा सको तो और अच्छी बात है, तीनों हटा दो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी बुझ जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों चीज़ आप हटा दें। एक भी अगर कोई आप कर देते हैं ना तो काम आपका हो जाएगा और आप फायर पे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। चलो हम लोग फ्लेम के बारे में समझ लेते हैं। फ्लेम एक्चुअली होता क्या है, तो रीज़न ऑन विच गैसियस बर्न, जो भी गैसियस फ्यूल है या लिक्विड जो गैस में बदल जाए वो, या सॉलिड जो गैस में बदल सकता है वो, फाइनली जिस रीजन में जहाँ तक वो जलता है वो सारा रीजन उसका फ्लेम कहलाता है। जैसे ये कैंडल देख लो, ये कैंडल जब बर्न हो रहा है तो वो एक रीजन तक में जलेगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर भी जलने लगेगा, एक रीजन तक ही जलेगा। इसी रीजन को हम लोग फ्लेम कहते हैं। इस कैंडल का ये पूरा फ्लेम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्लेम है, ठीक है। अब ये फ्लेम के 3 लेयर होते हैं, एक सबसे आउटर वाला, फिर मिडिल वाला और इनर वाला, ठीक है। तो जो सबसे आउटर वाला जो लेयर है उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि हवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो जिसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा से कंबशन कर पाएगा। तो जो आउटर रीजन है ना वो बहुत ही अच्छा से कंप्लीट कंबशन कर लेता है, ये कंप्लीट कंबशन कर लेता है। और ये ब्लू कलर का होता है, हल्का हल्का बिल्कुल ही लाइट ब्लू कलर का बाहर वाला रीजन होता है। और जो बीच वाला मिडिल वाला रीजन होता है ना वो पार्शियली कंबशन होता है उसका, मतलब उसको ऑक्सीजन मिलता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो बढ़ता है, कुछ वो जलता है, बर्न होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वहाँ उसका कलर येलो कलर का होता है। जो कंप्लीट बर्न हो जाए ना उस समय ब्लू कलर देता है, और जब पार्शियली बर्न हो तो येलो कलर देगा। और जो बीच वाला सबसे अंदर वाला जो पार्ट्स है इसको तो ऑक्सीजन सबसे कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है, तो ये जलता ही नहीं है, अनबर्न रह जाता है। अनबर्न मतलब ये जलेगा नहीं। ये काला वाला जो पार्ट है ना, जो मोमबत्ती कैंडल के अंदर नीचे काला वाला जो पार्ट होता है बीच वाला, वो सब जो है ना वैक्स उसमें जलता नहीं है, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाया, सब बाहर ही जल के यूज हो रहा है, अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना ये सबसे ठंडा भी होता है, क्योंकि बर्न नहीं हो रहा है। सबसे जो गर्म पार्ट होता है वो बाहर वाला ही पार्ट होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन उसको हो रहा है, सबसे ज़्यादा कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो बाहर वाला लेयर, हम लोग जनरली सोचते हैं कि अंदर वाला लेयर ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे बाहर वाला लेयर वेरी हॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। और मिडिल वाला जो लेयर है यहाँ पे पार्शियल कम्बिनेशन होता है, तो ये जो हीट भी इसका मॉडरेट होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। और जो अंदर वाला पार्ट्स है ये अनबर्न रह जाता है, तो इसका टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है ना। तो ध्यान रखना,
आउटर लेयर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, मिडिल लेयर का उससे कम और इनर का सबसे कम। ठीक है, आउटर लेयर में कंप्लीट कंबशन होता है, वो ब्लू कलर का होता है, लाइट देता है, और जो मिडिल लेयर है वो पार्शियली कंबशन होता है और वो येलो कलर का फ्लेम देता है, और जो इनर वाला पार्ट्स है वो अनबर्न रह जाता है, वो ब्लैक कलर का पार्ट्स होता है, रेसिड्यू उसका बचता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा कैंडल का जो फ्यूल के बारे में डिस्कशन है वो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और समझ लो कि जब कोई चीज़ अनबर्न रहता है, यानी कंप्लीट बर्न नहीं हो पाता, कंबशन नहीं हो पाता, उस कंडीशन में वो CO बनाता है। CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लिख सकते हैं हम लोग व्हेन कंप्लीट कंबशन होता है ना, उस कंडीशन में CO2 बनेगा और पार्शियल कॉम्बिनेशन होगा तो CO बनेगा। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते होगे तुम लोग, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये पॉइजनस गैस नहीं है, अगर ये बनता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्शियल कॉम्बिनेशन हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया तो ये पॉइजनस गैस है, ये जान ले सकता है। ठीक है, कई बार ऐसे तुम देखोगे न्यूज़ में आता है अक्सर कि मान लो ठंड के मौसम में आप सब खिड़की दरवाज़ा बंद करके हीटर चला के सो जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हीटर को या फिर आग जला के लोग सो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, क्योंकि हम रूम दरवाजा सब बंद कर दिए, वेंटिलेटर तक इवन ठंड के मौसम में लोग बंद कर देते हैं। तो अब उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो बर्न करेगा कैसे? इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा, आराम से आदमी सोया है तो सोया ही रह जाएगा, वो उठेगा ही नहीं, फिर परमानेंटली हमेशा के लिए सो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो सो गया। इसलिए वेंटिलेशन का जो समस्या है वो होना नहीं चाहिए, वेंटिलेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम घर में हीटर जला सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लेम समझ गए, कैंडल का स्ट्रक्चर समझ गए, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग। जैसे अगर किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को ले लो 1 kg, ठीक है, और उसको प्योर ऑक्सीजन में बर्न करो, तो बर्न करेंगे तो क्या होगा, हीट रिलीज़ करेगा, तो जितना वो हीट रिलीज़ करेगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 kg कंबस्टिबल सब्सटेंस को, डैट मीन्स अगर लकड़ी का हमको पता करना है कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो 1 kg लकड़ी लेंगे, या कोल का पता करना है तो 1 kg कोल लेंगे, उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे और देखेंगे कितना हीट वो रिलीज़ कर रहा है। तो जितना हीट वो इमिट करेगा वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। यानी 1 kg फ्यूल को जलाने पे जितना हीट निकलता है वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। इसका यूनिट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो क्या है, किलो जूल पर kg, शॉर्ट में kg। ठीक है, किलो जूल, kg मीन्स क्या हुआ, किलो जूल पर kg होता है। यानी जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा समझो उतना अच्छा फ्यूल हुआ, है ना। कम जलाएंगे ही तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा। लकड़ी के मुकाबले, काऊ डंग केक के मुकाबले ज़्यादा अच्छा फ्यूल है क्या, कोयला, है ना। और कोल से ज़्यादा अच्छा फ्यूल है LPG, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू होगा ज़्यादा, उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। अब हम लोग थोड़ा एक अच्छा फ्यूल यानी गुड फ्यूल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। किस फ्यूल को हम लोग गुड फ्यूल कहेंगे और किसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो फ्यूल जो आसानी से अवेलेबल हो और सस्ता हो, वही गुड फ्यूल हो सकता है कि नहीं। अगर LPG महंगा हो जाए, हो ही रहा है वैसे तो लेकिन और महंगा हो जाए, अगर 4000-5000 दाम पहुंच जाए तो आदमी फिर से वापस लकड़ी से खाना बनाने लगेगा। अभी तो 1000 के आसपास आ ही गया है। तो अगर उसको अच्छा फ्यूल रहना है, LPG को गुड फ्यूल के अंदर रहना है तो उसका सस्ता होना ज़रूरी है। ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो गुड फ्यूल से बाहर हो जाएगा, कोई यूज़ नहीं करेगा उसको।
तो कोई भी जो अच्छा गुड फ्यूल होगा वो सस्ता होगा और आसानी से अवेलेबल भी होगा। मान लो सस्ता है और हमको ज़रूरत पे मिल ही नहीं रहा है, जंगल में जाके खोज रहे हैं किधर है, तो फिर मुश्किल है ना। आसानी से अवेलेबल भी हो जाना चाहिए, उसको बोलेंगे कि हाँ ये गुड फ्यूल है। जैसे हमारा भी LPG है वो अभी तक गुड है ना। ईजी टू स्टोर, आसानी से स्टोर भी कर लें। पहले के समय में क्या होता था, लकड़ी को तोड़ के आदमी एक घर में ही स्टोर करता था बना के, बहुत पूरा जगह छेकता था, पूरा घर छेक लेता था वो। लेकिन आजकल क्या है, एक सिलेंडर छोटा सा है, किचन में कहीं साइड में पड़ा रहता है, आसानी से स्टोर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाएगा। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसको जलाने से उसकी जो हीट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा होता है। फिर लो इग्निशन टेम्परेचर, आसानी, लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे आग पकड़ ले। तो LPG का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, एक लाइटर से ही हल्का सा देखो चिंगारी निकलता है लाइटर से, उस चिंगारी से ही वो आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। लकड़ी को लाइटर से जलाएंगे तो जलेगा, कोयला को जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उतना हीट के लिए हमको कुछ आग उसमें देना पड़ेगा और काफ़ी थोड़ा देर तक देना पड़ेगा, तब जाके वो जलेगा। आई तो एकदम सेकेंड भर के लिए निकलता है, उसी से आग पकड़ लेता है। तो LPG जो हमारा है उसका लो इग्निशन टेम्परेचर है, डैट मीन्स वो अच्छा फ्यूल है। अभी देखो वो सारे जितने भी कंडीशन है सब पे LPG खड़ा उतर रहा है अभी तक, है ना। तो उसको अच्छा फ्यूल मानते हैं हम लोग यूज भी उसी को करते हैं घर में। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज, वो हार्मफुल गैसेज भी प्रोड्यूस नहीं करता। धुआं तो निकलते देखे नहीं होगे तुम लोग, LPG से धुआं निकलता नहीं है, तो हार्मफुल गैस भी वो कम रिलीज करता है। तो ये सारे जो मेन 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी गुड फ्यूल्स के अंदर होना चाहिए। जिस फ्यूल के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ है उसको अच्छा गुड फ्यूल हम लोग मान सकते हैं। लेकिन फ्यूल हार्मफुल भी होता है, अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए फ्यूल का अनावश्यक तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देता है। उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है मेनली वो देख लेते हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली होता क्या है, तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर आज से 100 साल पहले था, 200 साल पहले था, आज हमारा उस अर्थ का जो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री ज़्यादा हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया है? तो जो हम ज़्यादा फ्यूल यूज कर रहे हैं ना, तो उस फ्यूल से CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कैपेसिटी होती है कि वो सन का जो हीट है ना उसको ट्रैप करके फंसा के रखता है धरती पे ही, जिसकी वजह से जो हीट को चले जाना चाहिए था ऊपर, उसको ज़्यादा हीट को पकड़ के रखता है धरती पर। तो धरती का जो टेम्परेचर है वो आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, क्योंकि CO2 बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा हीट को ट्रैप करके रखेगा, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर दिन पर दिन इंक्रीज़ कर रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे क्या हो रहा है, तो एक तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है कि वो जो पानी है, वाटर सी लेवल, वो आस्ते आस्ते इंक्रीज़ करता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो डूबते जा रहे हैं। ठीक है, या जो समुद्री इलाका है किसी कंट्रीज़ का, जो पास वाला जो इलाका है, तट वाला जो इलाका है, वो सब डूबता जा रहा है। ठीक है, तो एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, हार्मफुल इफेक्ट है फ्यूल का। दूसरा है एसिड रेन। जब हम गाड़ी को चलाते, व्हीकल्स को चलाते हैं, फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो उसमें एक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं निकलता, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, तो ये एसिड रेन कराता है। इसमें जो सल्फर होता है ना, सल्फर, ये क्या करता है, एसिड रेन। एसिड रेन मतलब क्या होता है, जब वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है 5.6 से ज़्यादा, 5.6 से उसका pH वैल्यू कम हो जाता है। pH वैल्यू 5.6 से जब कम हो जाए वाटर का pH वैल्यू, तो हम कहते हैं कि वाटर क्या हो गया, एसिडिक हो गया है। तो जब एसिड ज़्यादा मिल जाएगा वाटर में, रेन वाटर में, तो एसिडिक हो जाता है। अब वो एसिडिक वाटर जब धरती पर गिरेगा ना, तो वो फसल पे गिरेगा तो फसल को ख़राब कर देगा। जो मोनूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, फिर लाल किला हो गया, उन सब पे गिरता है तो उनके पत्थर को भी आस्ते आस्ते गलाता जा रहा है। ठीक है, तो ये एसिड रेन बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये भी अनावश्यक फ्यूल का यूज से ही हो रहा है। ठीक है, और तीसरा तो हमारा एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, ज़्यादा फ्यूल यूज़ करने की वजह से ये सब सारी गैस जो है वो हवा में ज़्यादा मिल गया है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, है ना, लंग से रिलेटेड।
ठीक है। तो ये एयर पोल्यूशन भी करता है फ्यूल। तो ये फ्यूल्स के मेनली हार्मफुल इफेक्ट है। तो ये चैप्टर में तो इतना ही था, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।